हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार खेतान। पहचानते ही हो कि मुझे। आज मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जैसा कि स्क्रीन पे राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो। पहले बता दो, मुझे कैसी लगती है केमिस्ट्री। मुश्किल लगती है, आसान लगती है, मज़ा आता है, बोर लगती है, कैसा लगता है? एक बार मेरे को कमेंट्स में बता दो तो अच्छा लगेगा आगे चलने में। अगर कोई स्पेसिफिक फीडबैक है केमिस्ट्री के बारे में किसी भी चीज़ के लिए तो वो भी मुझे दे सकते हो। आगे चलने में अच्छा रहेगा। मैं उस हिसाब से अपने वीडियोस को आगे बना पाऊंगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बैकग्राउंड चाहिए। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस, इसको समझने के लिए कुछ एक चीजें देखते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मी में दूध को अगर छोड़ दिया जाए रूम टेम्परेचर पे, किचन में छोड़ दिया जाए, फ्रिज में नहीं रखा जाए, फ्रिज के बाहर कहीं भी रख दिया जाए गर्मी में, जैसा कि बिहार में बहुत गर्मी का माहौल होता है, जैसा अभी चल भी रहा है इस सीजन में, दूध को अगर फ्रिज में ना रखा जाए तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा, है ना? कुछ इस तरह का हो जाएगा, बहुत खट्टी खट्टी स्मेल भी आने लगेगी, सब बर्बाद हो गया। तो ये तो चलो हो जाता है, दूध को जब बाहर रखते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा होने के बीच में क्या होता है? ये फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर पता है? फिजिकल चेंज उस चेंज को बोलते हैं जो पहले एक बार कुछ चेंज हुआ, यहां से यहां कुछ चला गया और फिर अगर वापस आ जाता है अपने पुरानी स्थिति पे तो वो फिजिकल चेंज होता है। जैसे पानी को अगर फ्रिज में रख दिया तो थोड़ी देर में वो बर्फ जम जाएगा, फिर बाहर निकालोगे तो वापस पानी बन जाएगा। होता है ऐसा। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, विंटर सीजन में वो जम जाता है, फिर उसको गर्म पानी में डालो तो पिघल जाता है, वापस से नारियल तेल बन जाता है। तो देखने में बर्फ और पानी, आइस और वाटर दोनों अलग अलग लगते हैं। नारियल तेल जमा हुआ हो या पिघला हुआ हो बहुत अलग अलग लगता है, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज है ना। जब एक कैंडल जलती है तो उसमें से वैक्स पिघल के नीचे गिरने लगता है, तो जो नीचे पिघल के गिर रहा है वो लिक्विड होता है, लेकिन वैक्स कैंडल में जो है वो सॉलिड है। लिक्विड और सॉलिड दोनों आपस में बदलते रहते हैं। ये चेंजेस हुए फिजिकल चेंज, जिसको हम लोग वापस घुमा सकते हैं। एक बार इधर घुमाया तो एक बार वापस इधर भी ला सकते हैं। पानी को बर्फ बना दिया, बर्फ को वापस पानी बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। लेकिन क्या दूध के साथ ऐसा कर सकते हैं? अगर दूध रात में बाहर रखने से फट जाता है तो उसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन बच पाता है क्या? नहीं हो सकता है, वापस उसे दूध नहीं निकलने वाला है। ये हुआ केमिकल चेंज, उस तरह के चेंज जो एक बार हो गए फिर वापस नहीं हो पाएगा, वापस उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। कपड़ा अगर एक बार फट गया तो उसको वापस सिलाई करने से जुड़ जाएगा वो, लेकिन दिखेगा मार्क ना, फटा हुआ दिखेगा वो। अगर फट गया एक बार तो फट गया। इस तरह के चेंज होते हैं केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। कील, कील तो देखा है सभी ने ना, लोहे की कील दीवार में ठोक देते हैं और भी कहीं ठोक देते हैं। अगर उसमें पानी लगता रहे तो कुछ समय के बाद क्या होता है? जंग लग जाता है, कुछ इस तरीके से कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे वो टूट भी सकता है। लोहे की चाहे कोई भी चीज हो, उसमें जंग लगता है ना। तो क्या जंग लगा हुआ लोहा से वापस लोहा बनाया जा सकता है? अगर एक बार मान लो स्टील में जंग लग गया है तो क्या इसको वापस फ्रेश किया जा सकता है? नहीं कर सकते ना। एक बार जो खराब हो गया वो हो गया, परमानेंट है, जो हो गया सो हो गया। ये चेंज हुए केमिकल चेंज। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ग्रेप्स को फर्मेंट करके क्या बनाया जाता है? अल्कोहल।
कुछ इस तरीके से। तो जिस ग्रेप का एक बार अल्कोहल बन गया, क्या उसको वापस ग्रेप बनाया जा सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये भी हुआ केमिकल चेंज, है ना, जिससे वापस पुरानी स्थिति पे नहीं लाया जा सके। ऐसा कोई भी चेंज, परिवर्तन जो एक बार यहां से चल के यहां तक आ गया अगर, तो वापस नहीं जा सकता है। वापस अगर चला गया तो वो फिजिकल चेंज, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा केमिकल चेंज। दो चीज अलग अलग हो गई है ना। पहले जो एक इधर था, एक इधर हो गया, अलग हो गया। अगर 1 किलो अंगूर लिया हमने, आधे किलो को अंगूर के शेप में ही रहने दिया, आधे किलो को फर्मेंट कर दिया, दो अलग अलग चीज हो गई। हो गई ना। और कुछ एग्जाम्पल बताओ, कहाँ पे होता है ऐसा चेंज? फूड इज कुक्ड, बाजार से सब्जी खरीद के लाए और उसकी सब्जी बना दी, बस खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सब्जी बनने के बाद, पकने के बाद वापस पुरानी स्थिति में आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। बस यही एकदम सिंपल सा चेक लगाना है, क्या वापस उससे पुरानी स्थिति में जा सकते हैं हम लोग? अगर जा सकते हैं तो वो केमिकल नहीं चेंज नहीं है, अगर नहीं जा सकते हैं तो वो केमिकल चेंज है। आलू को एक बार अगर बॉईल कर दिया तो उससे क्या वापस कच्चा आलू निकाल सकते हैं हम लोग? नहीं निकाल सकते, वो केमिकल चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन द बॉडी, हम लोग कुछ खाते हैं फिर वो डाइजेस्ट हो जाता है, होता है। क्या होता है डाइजेशन में? माउथ से कुछ हम लोग खाते हैं, फिर वो स्टमक में जाता है, स्टमक में लिवर से, पैनक्रियास से बहुत सारी एंजाइम्स उसके ऊपर काम करती है, फिर वो डाइजेस्ट होने लगता है, डाइजेस्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से घूमता घूमता फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और फिर लास्ट में बाहर निकल जाता है। तो जो खाया और जो निकला, दोनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं ना। क्या वापस बनाया जा सकता है? नहीं हो सकता है, केमिकल चेंज। एकदम सिंपल सा चेक है, जिससे पुरानी चीज वापस निकल सकती है वो फिजिकल चेंज, जिससे पुरानी चीज वापस नहीं निकल सकती है वो केमिकल चेंज। और कोई एग्जाम्पल बताओ। वी रिस्पायर, हम लोग जो सांस लेते हैं फिर सांस निकालते हैं, इसमें क्या होता है? सोचो, सांस ली, सांस निकाली, क्या हो रहा है इसमें? अंदर तो एयर ही गया, निकला भी एयर ही, फिजिकल चेंज हो रहा है। बायो में हम लोग सीख चुके हैं ना, इनहेल हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं और जब निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। अंदर जा रही है ऑक्सीजन, बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ इस तरीके से। O2 लंग्स में जाती है, लंग्स में O2 ब्लड में चला जाता है, ब्लड से CO2 लंग्स में आ जाता है, और फिर CO2 वापस नाक से बाहर निकल जाती है। तो क्या O2 को CO2 में बदल सकते हैं हम लोग आराम से? नहीं बदल सकते ना, ये तो लंग्स में ही होता है। फिर ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम लोग नहीं कर सकते। तो जो चीज वापस पुरानी स्थिति पे नहीं जा सकती, उस तरह के चेंज क्या हुए? केमिकल चेंज। बहुत ही सिंपल है। तो देखो, केमिकल चेंज एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो हम लोग घर में करके देख सकते हैं। तो बुक में ये एक्टिविटी दी हुई थी, क्योंकि वीडियो में तो एक कर तो नहीं पाओगे घर पे, फिर भी एक बार एक्टिविटी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम एक मेटल है, उस मेटल का छोटा सा स्ट्रिप बना हुआ आता है, लैब में ये मिल जाएगा। जब स्कूल जाओगे तो लैब में मैग्नीशियम रिबन मिल सकता है तुम्हें। तो साफ सुथरा मैग्नीशियम रिबन 3-4 सेंटीमीटर लंबा, ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 3 या 4 सेंटीमीटर लंबा लेना है, उसको साफ कर लेना है सैंड पेपर से। सैंड पेपर देखा है ना? नहीं देखा है तो वो भी लैब में मिल जाएगा। मैग्नीशियम रिबन लेना है, सैंड पेपर से उसको क्लीन कर देना है। फिर क्या करना है? होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, हाथ में नहीं पकड़ना है, पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स भी लैब में मिलेंगे, उससे पकड़ना है। और बर्न इट विथ ए स्पिरिट लैम्प, उसमें आग लगानी है, जला देना है उसको, जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना, उसी तरह से उसको स्पिरिट लैम्प से जला देना है। कलेक्ट द एश फॉर्म्ड ऑन ए वॉच ग्लास, वॉच ग्लास एक प्लेट टाइप का होता है लैब में, उसके ऊपर जो भी राख है उसको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और ये सारे प्रोसेस करना है अपने से दूर रख के। फुलझड़ी जब जलाते हैं तो बहुत दूर पर करते हैं ना,
चिंगारी पास नहीं आनी चाहिए। माचिस जलाते हैं तो थोड़ी सी दूर कर देते हैं हम लोग, आग से बच करके रखना है, इसीलिए दूर रखने कहा गया। एक्सप्लोजन नहीं होगा इसमें, थोड़ी सी दूर में जलाना है। क्या देखते हैं क्या होगा? अब वीडियो है इसलिए मैं करवा के तो दिखा नहीं सकता हूँ, इमेजिन कर सकते हो कुछ भी जलेगा तो राख बचेगी, जो राख नीचे गिर जाएगी तुम्हारे वॉच ग्लास में कलेक्ट हो जाएगा, यही होगा ना। तो ये एक्टिविटी तो हम लोग घर में नहीं कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, तो वीडियो में मैं एक दूसरी एक्टिविटी बताता हूँ सिमिलर है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं। एक पीस ऑफ पेपर तो जला सकते हैं ना, पीस ऑफ पेपर को भी जलाएंगे तो भी हमारे पास कुछ ऐश कलेक्ट हो जाएगी, जहां भी नीचे प्लेट में कलेक्ट कर लो या जब फर्स्ट पे गिर जाएगी, काला रंग का ऐश कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो हुआ, पेपर से ऐश बन गया। या मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाते तो उससे भी कुछ ऐश बनता। दोनों में कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल हुआ या चेंज हुआ? कुछ चेंज तो हो रहा है ना। सबसे पहले पेपर था, पेपर जल गया, चेंज तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो ये डिसाइड करना है फिजिकल है या केमिकल है। कैसे डिसाइड करते हैं? फिजिकल उसी को बोलते हैं जिससे हम लोग वापस पुराने फॉर्म पे आ सके। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जली हुई राख को लेकर के गए और कुछ कुछ किया उसके साथ और वापस पेपर मिल गया। ऐसा होता है कि कभी? ऐसा नहीं होता है। जो जल गया वो जल गया, खत्म हो गया है ना, उससे वापस पेपर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। इसी टाइप के चेंजेस की हम लोग बातें करेंगे। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में एक दो एक्टिविटीज और दी है, उसको भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग। मैं इसी एक को डिस्कस करूंगा अभी, है ना। केमिकल चेंज, कुछ ऐसा चेंज जो एक बार हो गया तो वो परमानेंट हो गया, उससे वापस नहीं जा सकते हैं हम, एक ही बार हो सकता है। जो जैसे बर्फ को पिघला के पानी बना सकते हैं, वैसे ही जले हुए पेपर से, जले हुई राख से पेपर बनाने का कोई प्रोसेस है क्या? नहीं है ना। तो ये चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज। इसी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे बहुत सारी। तो केमिकल चेंज जहां भी होता है वहां पे एक केमिकल रिएक्शन होता है, पता है सभी को। केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो केमिकल चेंज होगा। तो रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ ये कैसे डिसाइड करेंगे? जो कुछ भी हुआ वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है, पहले तो डिसाइड करना होगा। हम जो देख रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। कैसे डिसाइड करेंगे? चार चीजें हैं। चेंज इन स्टेट, पहले जैसा था अब वैसा नहीं रह गया है, कुछ चेंज हो गया स्टेट में। पहले जो था अब कुछ और हो गया है। पहले पेपर था अब राख हो गई है। पहले दही दूध था अब फट गया है ना। इस तरह से कुछ भी ले लेंगे। चेंज इन स्टेट, जो था पहले अब वैसा नहीं रह गया है। पानी को बॉईल गर्म कर देंगे थोड़ा सा तो ये ठंडा पानी है गर्म पानी है, उसमें कोई चेंज इन स्टेट नहीं है ना, ये फिजिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज में चेंज इन स्टेट होना चाहिए, पहले जैसा था वैसा नहीं है अब। दूसरा, चेंज इन कलर, पेपर किस कलर का था, व्हाइट, जलने के बाद किस तरह का है, ब्लैक, चेंज इन स्टेट हो रहा है। दूध फटने के पहले क्या था, पूरा व्हाइट था, फट जाने के बाद क्या होता है, लंप्स बन जाते हैं, है ना, छोटे छोटे से लंप्स हैं और फिर पानी अलग हो जाता है, कलर चेंज हो रहा है, चेंज इन कलर। और क्या होता है केमिकल चेंज में? इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैस हो सकता है उसमें से निकले। पेपर जलने से कुछ गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जहां भी कंबसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दूध फटने में भी कुछ गैस निकलती है जो हमें दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे निकलती है, छोटे छोटे बुलबुल ही निकलते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। तो कुछ गैस भी निकल सकता है केमिकल चेंज होने के प्रोसेस में। और क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कुछ चेंज हो सकता है, आग लगने के बाद तो बहुत चेंज हो सकता है टेम्परेचर में। रस्टिंग ऑफ आयरन जो देखा था उसमें आग लगने से केमिकल चेंज से टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखता है, हमें नहीं दिखता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे चेंजेस एक साथ दिखते हैं, इन चारों से हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर पाते हैं कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है। तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे हमें केमिकल चेंज मिलता है।
पहले एक केमिकल था, बन करके कुछ दूसरा केमिकल आ गया। कैसे डिसाइड करते हैं केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? तो ये 4 चीजें दी हुई हैं जो स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो जहां भी रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो केमिकल इक्वेशन भी आएंगे, है ना। रिएक्शन होगा तो केमिकल इक्वेशन आ ही जाएगा। इक्वेशन आएगा मतलब लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्टेंट्स होंगे, कुछ चीजें हैं लेफ्ट साइड में जिसको रिएक्टेंट्स दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। रिएक्टेंट से हमें कुछ निकलेगा, मिलेगा, और वो होगा प्रोडक्ट, है ना। कुछ रिएक्टेंट होंगे, उस सब में चेंज होकर के केस में बन जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारी एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी देने के पीछे मकसद यह है कि मैग्नीशियम का हमें केमिकल फॉर्मूला पता है। और जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें किसी का भी केमिकल फॉर्मूला पता है क्या? किसी का केमिकल फॉर्मूला नहीं पता है ना। पेपर का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। मिल्क का कोई केमिकल फॉर्मूला है? बहुत सारी चीजें रहती है मिल्क में, कोई एक फॉर्मूला नहीं है उसका। आयरन, आयरन का फॉर्मूला है, उसके बारे में हम लोग अगला एग्जाम्पल में देखते हैं। आयरन की रस्टिंग में क्या होता है, इसको अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। तो अभी जिंक, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम जब बर्न हुआ तो मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिक्स हुआ, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स आए हमारे पास, और ये दोनों मिलकर के हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। केमिकल रिएक्शन के बीच में एक ये एरो का साइन लगाते हैं राइट हैंड की साइड, इधर की तरफ चले गए सभी रिएक्टेंट्स मिलकर के कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स में, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो हमें जो एस मिली थी मैग्नीशियम जलाने से, वो एस का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूंकि सिंपल सा मैग्नीशियम था, उसे सिंपल सा प्रोडक्ट मिला, एक प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। सैंड पेपर से क्लीन हमने इसीलिए किया था ताकि उसमें कोई गंदगी नहीं बची रह जाए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ही रहे। सिर्फ मैग्नीशियम इनपुट में गया, वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो गया और हमें प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन तो बन रहा है ना। केमिकल इक्वेशन तो बन रहा है, एकदम मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह ये इक्वेशन होता है। 1 + 1 = 2, है ना। एक 1 हुआ मैग्नीशियम, दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मिलकर के दिया हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। 1 + 1 जब दिया हुआ है तो मैग्नीशियम 2 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है ना। वैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनना है। तो इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें अगर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? Mg, मैग्नीशियम का सिंबल लिखने से फायदा छोटा हो गया ना, ऊपर इतना लंबा सा जो लिखा था वो कितना छोटा हो गया। Mg + O2 ऑक्सीजन होता है, ये दोनों मिलकर के हमें देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, है ना। बन गया केमिकल इक्वेशन, सिंपल केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन तो लिख दिया, लेकिन केमिकल इक्वेशन में फिर हमें चेक करना पड़ता है कि रिएक्टेंट्स में क्या क्या थे और प्रोडक्ट में क्या क्या थे, कि जो जो इनपुट देंगे वो सब कुछ राइट साइड में मिलना चाहिए ना, सब कुछ राइट साइड में मिलना चाहिए। तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में जो कि लेफ्ट साइड में रहते हैं, उसमें क्या था? मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन के 2 एटम थे। एक मॉलिक्यूल था लेकिन एटम तो 2 थे ना। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में बोल सकते हो रिएक्टेंट में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूल काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एटम्स को काउंट करेंगे। तो एक मैग्नीशियम एटम था, 2 ऑक्सीजन के एटम थे। लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसीलिए रिएक्टेंट्स में एक मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। जब इसका प्रोडक्ट बनता है MgO, तो राइट हैंड साइड में क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसमें एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है ना। एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। तो हमने जो इनपुट में 2 ऑक्सीजन दिया था, एक ऑक्सीजन कहाँ गया? गायब हो गया? नहीं, केमिकल रिएक्शन में एटम्स गायब नहीं हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स गायब हो सकते हैं, एटम्स गायब नहीं हो सकते हैं। एटम्स क्यों गायब नहीं होते हैं? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ लिया है कि मास हमेशा बराबर रहेगा। एटम जितने भी इनपुट में जाएंगे सारे के सारे हमें आउटपुट में चाहिए, कोई बीच में मैजिकली गायब नहीं हो सकता है।
हाँ, मॉलिक्यूल गायब होकर दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिएक्शन में यही होता है। एक मॉलिक्यूल है जो कन्वर्ट होकर दूसरे मॉलिक्यूल में बन गया, या ये हो सकता है 4 मॉलिक्यूल है मिलकर के हमें 3 ही मॉलिक्यूल दिए। ये सारे चेंजेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में फर्क पड़ सकता है लेफ्ट साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स मैच होना ही पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये सही है क्या? Mg प्लस O2 मिल करके जो हमें MgO दिया, ये सही है? सही नहीं है तो बैलेंस नहीं हुआ है। तो अब इसको अगर इस तरह से लिखा जाए, Mg प्लस O2, 2 Mg है, 2 मॉलिक्यूल Mg के हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। देख रहे हो, 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। 3 मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड के। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 2। ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है ना? नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के भी 2। राइट साइड में प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैग्नीशियम का 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है। एक मॉलिक्यूल में एक एटम, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा एटम। उसी तरह से ऑक्सीजन पहले मॉलिक्यूल में पहला एटम, दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरा एटम। 4 एटम हमारे पास, 2 एटम मैग्नीशियम के, 2 एटम ऑक्सीजन के। अब बराबर बराबर हो गया ना, जो इनपुट मिला था, जो रिएक्टेंट था, वही सारा कुछ प्रोडक्ट में भी आ गया है। चेंज हो गया है, बहुत कुछ बदल गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बदल गया है, फॉर्म भी बदल गया है, लेकिन क्या फिक्स्ड रहा? नंबर ऑफ एटम्स। पढ़ा था ना, एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसका न क्रिएशन हो सकता है न डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो एटम्स हमारे मैच हो गए, मतलब अब जो रिएक्शन है हमारा ये बैलेंस हो गया। केमिकल रिएक्शन भी है और बैलेंस भी है। बैलेंस मतलब लेफ्ट साइड का जो वेट है वो राइट साइड के वेट के बराबर है। लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स हमें राइट साइड में भी मिल रहे हैं। ठीक है, चलो बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।